आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे जो अतिथिगण हैं, श्री अवधेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा संघ, मिस्टर राम दुलारे, आवाज बुलंद, आप मीडिया से हैं, और अभी जो मैडम इंदु मिश्रा एनके मेमोरियल स्कूल से भी आपने जनमानस को संबोधित भी किया, तथा इस डिबेट के जजेस विशेष करके ज्ञात हुआ कि आप काफी विद्वत्ता और उच्च संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे साथी हैं। डॉक्टर चतुर्भुज ओझा, डॉक्टर विनय बर्नवाल, डॉक्टर जितेंद्र अग्रहरी, सुनील पांडे साहब हैं, मिस्टर कुशवाहा यशवंत सिंह, केडी जायसवाल साहब, मिस्टर गिरधर तरुण जो एक राष्ट्रीय स्तर के कवि भी हमारे बीच में हैं, जैनुल आलम साहब हैं, छेदी जायसवाल, श्री अमरनाथ भारती, इनके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और कहा जा सकता है कि संस्था के संचालन करने वाले आजाद साहब, जो हम लोगों के भी एक तरह से अभिभावक से रहे हैं, और उनके सुपुत्र जो इसके आयोजन करने वाले हैं श्री विद्यानंद जी, उनके साथ ही पधारे हुए विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रतिभाग करने वाले डिबेट के हमारे बच्चे, उनके अभिभावक, स्थानीय अंचलों से आए हुए सभी बाबा साहब के अनुयायी और पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात जो है आपको दो पंक्तियों के साथ शुरू करूंगा कि देह पर तो लग गए टाके मगर, देह पर तो लग गए टाके मगर, रह गए सब घाव मन के अंदर, रह गए सब घाव मन के अंशिए, थे यहां मस्क कलश, थे यहां मधु कलश सारे विष भरे, असलियत मालूम हुई जब पी लिए, थे यहां मधु कलश सारे विष भरे, असलियत मालूम हुई जब पी लिए। बच्चों ने अभी डिबेट के दौरान बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर काफी आयामों को उन्होंने कवर करने की कोशिश की, और मैं समझता हूं कि जो स्थानीय अंचल है हमारा सलीमपुर और आसपास का, वहां शिक्षा का जो गुणात्मक स्तर और जो सारी चीजें हैं उसके हिसाब से बच्चों की प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से सराहनीय है। और ये प्रयास जो विद्यानंद जी ने किया है और जो उनके महिला मोर्चा टीम ने किया है, पहले मैं उनको साफ बात देना चाहता हूं कि उन लोगों ने ऐसा सोचा कि महिला सशक्तिकरण जैसे टॉपिक को चूज करके एक संदेश दिया जाए कि कैसे 21वीं शताब्दी में भी अभी इसकी इतनी आवश्यकता है जिसकी अभी आपूर्ति नहीं हो सकी है। इंपावरमेंट जो है, सशक्तिकरण को देखा जाए तो सशक्तिकरण बहुत ही मल्टी डायमेंशनल फेसेट्स को लिए हुए है। वो किसी एक विधा या एक फील्ड में उसको हम नहीं सीमित कर सकते। और सशक्तिकरण के बारे में बच्चों ने जो प्रकाश डाला वो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक परिदृश्य में भी उन्हें जाना चाहिए, जो एनसीईआरटी के किताबों में 6th क्लास में, 7th क्लास में, हर क्लास के बच्चों को भी वो पढ़ाया जाता है। इतिहास का यदि हम पुनर्विवेचन करें या उसकी गहराई में जाएं तो देखेंगे कि पतंजलि ने महाभाष्य, पतंजलि की किताब है महाभाष्य, उन्होंने, और आपके ये रेफरेंस में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके फ्यूचर में भी ये काम आ सकता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य, ये दो ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें उस समय की महिलाओं की स्थिति, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति का विशद वर्णन है। और उसमें मैत्रेयी, गार्गी, लोकमुद्रा, याज्ञवल्क्य जैसी ऐसी मनीषी उस समय रही जिन्होंने समस्त विधाओं को कवर किया और एक मल्टी फेसेटेड रूप में इतिहास में उनका नाम आज भी अमर है। अब ऐतिहासिक सोपानों को पार करते हुए जो 21वीं शताब्दी में हम आए हैं, उसके बीच में बहुत सारे उत्थान और पतन हुए, और जो डॉक्टर अम्बेडकर का कार्यकाल है 20वीं शताब्दी,
20वीं शताब्दी में निश्चित रूप से उसमें ऐसी स्थितियां परिदृश्य और परिलक्षित हुई कि उन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम करने की जरूरत पड़ी और उन्हें इस बात की इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने यही कह दिया कि किसी भी देश की प्रगति के लिए ये मैं आवश्यक समझता हूं कि महिलाओं की डिग्री ऑफ प्रोग्रेस से उनका जो है उसी से ही मापा जाना चाहिए कि हम कितने प्रगतिशील हैं और कहां तक प्रगति को हमने प्राप्त किया है। इसमें वो बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं जिसमें हम इसका मूल्यांकन करें कि वो शिक्षा का क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र, गवर्नेंस का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पुरुष सहभागिता, पुरुष डोमिनेंस लगातार ही है और मान के चलते हैं कि ये खेल, ये स्पर्धा पुरुषों के लिए है, वहां महिलाओं की भागीदारी नगण्य है, नहीं के बराबर है। आज मैंने अभी आर्ट एंड कल्चर उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर से बात किया कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ देवरिया में है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रूपांकित किया जा सके, तो पता चला कि व्यवस्था सब है लेकिन कोई भी संस्था इसमें आगे नहीं आती है। महिलाओं के संस्कृति के प्रति शिक्षा के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए पूरा एक विभाग ही प्रदेश सरकार का है, लेकिन उसको लाभ लेने के लिए कोई भी यदि आगे आएगा तभी वो लाभ वहां तक पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि सभी संस्थाओं को अपने यहाँ शिक्षा के साथ साथ उन समस्त विधाओं की तरफ, विशेष करके जो तकनीकी क्षेत्र हैं, विशेष करके वो क्षेत्र जहां पर व्यवहारिक जिसके ज्ञान का महत्व है, प्रोफेशनलिज्म है, उसमें महिलाओं को जरूर आगे लाएं। उसके लिए गार्जियन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अभिभावकों की है। कि अभिभावक जब तक अपने बच्चों को शुरू से ही मोटिवेट नहीं करेंगे शिक्षा के प्रति, तो जो बच्चे ने अभी कोट किया कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। हो सकता है कि बच्चे ने कोटेशन पढ़ लिया हो, उसका आशय नहीं समझ पाया हो, या समझ पाया हो तो उसको जीवन में उतारने के लिए उसके माँ बाप की आवश्यकता है कि वो शुरू से उसका परिष्करण इस रूप में करें कि जो भी शिक्षा हमारी है वो गुणात्मक होनी चाहिए। मैं व्यवहारिक और विशेष करके वो जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वाद प्रतियोगिता का, मैं चाहता हूं कि उसी एस्पेक्ट पर मैं कवर करूं और उसको इस रूप में लेकर हम 21वीं शताब्दी के इस दौर में जो शुरुआती दौर है, आने वाली पीढ़ियां हमारी उससे लाभान्वित होकर और निश्चित रूप से अपने बच्चों के अंदर वो सारे नैसर्गिक गुणों का विकास करें कि वो बच्चे समाज के लिए एक एसेट साबित हों, राष्ट्र के लिए एसेट साबित हों। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया और वुमेन डोमिनेंस पर 3-4 पुस्तकें लिखी और उसमें विस्तार से वर्णन किया और आवश्यकता महसूस किया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो माँ बाप से लेकर बाहर तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद और बच्चे मेल बेबी के प्रति ज्यादा उदारता और ज्यादा प्यार, फीमेल बेबी के प्रति उदारता का न होना, उसके प्रति डेडिकेशन का न होना, वहां से लेकर वो तो समस्त छोटे छोटे बिंदुओं को बाबा साहब ने कवर किया कि कैसे पर्सनालिटी एज ए कंपोजिट हम डेवलप कर सकते हैं और कैसे इसमें शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा से लेकर बच्चे के विकास से लेकर आगे बढ़ाने तक उनको हम एक राष्ट्र के लिए एसेट बनाने में उनकी भूमिका निरापद हो सकती है। समान शिक्षा, समान अवसर, इसके लिए उन्होंने अपने संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय उन्होंने महसूस किया कि इस डिस्क्रिमिनेशन को स्कूल के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने संविधान के जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए वो आम लोगों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखे और जिस विभेद से समाज गुजर रहा था उसको उन्होंने संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इसको पूरी तरह से उसमें इनकॉर्पोरेट किया और आज भी उसकी प्रासंगिकता है, उसकी आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता हर घर, हर परिवार, समाज और राष्ट्र के अंतिम सोपान तक आवश्यकता है कि जब तक समानता के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाए विकास ही नहीं हो सकता। इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन 3 स्लोगन्स के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन तीनों से ही न्याय की प्राप्ति हो सकती है, समदर्शी समाज हो सकता है, समावेशी समाज हो सकता है। इंक्लूसिव सोसाइटी की कल्पना में उनका महिलाओं के लिए विशेष स्थान देने की ही आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने जब 1942 में लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं के मैटरनिटी लीव की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो प्रसव के दौरान किसी तरह से उस सुविधाओं का लाभ ले सके जिसमें नियोजन करने वाला चाहे प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप है
गवर्नमेंट इंटरप्रेन्योरशिप है वो उनको कुछ लाभ दे सके, जिससे वो सुविधा महसूस कर सके और लगे कि वो एक बर्डन फैमिली पर नहीं है। उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए, महिलाओं के लिए काम के घंटों की ऐसी व्यवस्था की तो उसके पहले अंतर्राष्ट्रीय जगह, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कोई परिभाषित और वेल एस्टेब्लिश्ड कोई नॉर्म नहीं था। समाज को, राष्ट्र को और विशेष करके महिला वर्ग को, महिलाओं को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने यह व्यवस्था कर दी हमेशा के लिए कि यदि वह स्वावलंबी बनना चाहती हैं, कहीं नियोजन में है, तो उन्हें प्रसूति और मातृत्व में किसी भी तरह की ऐसी असुविधा नहीं है जिससे आर्थिक या उनके वेतन के कटौती या उनके सर्विसेज के डिसकंटिन्यू होने की स्थिति हो। वही स्थिति अभी कई बच्चों ने हिंदू कोड बिल के बारे में बात किया। हिंदू कोड बिल टेबल्ड हुआ, पार्लियामेंट में टेबल्ड हुआ। बच्चों को जानना चाहिए कि वो सिर्फ ड्राफ्ट नहीं बना, वो टेबल्ड हुआ, मतलब कोई पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसको अपोजिशन के विरोध के कारण पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उनको ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन उसके बाद 4 कानून बनाए गए इस देश में। 1955 में इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, और इन कानूनों के माध्यम से बाबा साहब ने व्यवस्था दी कि महिलाओं पे संपत्ति का ही बराबर का ही अधिकार होना चाहिए। उत्तराधिकार में कहीं उनको जो बेदखल न कर दे, उनको डिनाई न कर दे, इतना बड़ा अधिकार उन्होंने दिया। अधिकार को हमें समझने और अधिकार को लेने। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ इसी देवरिया में राम जानकी पथ का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, तो मुआवजा, हम लोग उससे प्रभावित थे, गांव में मुआवजे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैंने देखा कि आज की स्थिति में ही भाइयों को तो मुआवजा दिया, बहनों को नहीं दिया। अब इसके बारे में मैंने अधिकारियों से बात किया कि भाई ये तो सभी लोग, सभी महिलाएं इससे वंचित हो रही होंगी, ये क्यों ऐसी व्यवस्था है? उन्होंने बताया, ऐसी देवरिया के अधिकारी जो सक्षम अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि देखिए खतौनी में जिसका नाम है उसी को मिलेगा। अब देखिए कितना बड़ा हक तलफी है कि वो बहनें जो पात्र हैं भाई के साथ पाने के लिए, वो बच्चे, वो लड़के और लड़कियां दोनों पात्र हैं पिता की संपत्ति में अधिकारी होने के लिए, जिसकी पुरजोर वकालत बाबा साहब ने की, वो अधिकार आज भी हम इस विकसित अवस्था में भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। तो जब खतौनी है, कौन बनाता है? लेखपाल बनाता है। खतौनी को पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, देखने के लिए कहीं नहीं डालते। यदि वो डाल भी दे कंप्यूटर पे तो उसे कौन देख सकता है? कंप्यूटर जिसके घर में हो, जो कंप्यूटर नहीं हो, जो इतना जागरूक हो, वही जान सकता है। तो ये सारी चीजों से आज भी महिलाओं के अधिकारों का व्यवस्था होने के बाद भी, प्रोविजन करने के बाद भी उसका कोई भी व्यवहारिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जानबूझकर अपने अधिकारों के प्रति हम आंख न मूंदे रहें और हमें एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह से एक जागरूक, ये सारे कार्यक्रम मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। बाबा साहब को याद करके, उनके सिद्धांतों को याद करके, उनके दिए हुए कानूनों की व्यवस्था को याद करके हमें, हमारे अंदर एक बोध होना चाहिए कि हम अपने राइट्स को समान स्थिति में कहीं भी वायलेशन न होने दें। अपने अधिकारों का अतिक्रमण मीन्स, जैसे बच्ची ने कहा कि लड़कियों के किस तरह से पैदा होने से लेकर बाद तक उसके ऊपर अत्याचार और उनका शोषण होता है, तो ये सारी चीजें अपने राइट्स के लिए फाइट करने की बात है। यदि आप अवेयर हैं, यदि आप शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन में अपने सीनियर्स के साथ, ये ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, तो निश्चित रूप से आपके अधिकारों का क्षरण नहीं होगा, आपके अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, डरेगा। और यदि नहीं डरता है तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून जिसमें सारी चीजें वेल डिफाइंड है, परिभाषित है, भारतीय संविधान के साथ जो भारत का इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, दंड विधान संहिता, भारतीय न्याय संहिता, अभी उन्होंने 1860 में बने हुए लॉर्ड मैकाले के कानून को अभी परिभाषित करके 2023 में तीनों नए कोड बने हैं। बच्चों को जानना भी चाहिए कि देश में ये इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, 3 ऐसे एक्ट हैं जिसके माध्यम से सारे अधिकार आपके सुरक्षित हैं। यदि न्यायालय में आप जाएंगे, यदि आप पुलिस के पास जाएंगे, उन्हीं प्रावधानों के तहत आपकी मदद होगी। लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की आवश्यकता है। सामाजिक जो आपका स्ट्रेटेजी की बात है, उसमें कैसे आप एक दूसरे के सहयोग करते हैं। जब तक एक दूसरे का आप सहयोग नहीं कर सकते, जब तक समाज का एक कंपोनेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आप उतना लाभ, अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता जिसके लिए हम आप सभी प्रयासशील रहते हैं। हम आप बाबा साहब के संविधान के प्रति,
उनके कम से कम 20 से 25 ऐसी किताबें हैं जो आज भी उनकी उपादेयता है, वो बुक्स को ही दिल्ली से हम लोगों ने मंगाया है। उनको यदि उनके आवश्यक चीजों को ही हम देख ले पढ़ लें तो हम समझते हैं कि वो बच्चा जो आज प्राइमरी या जो जूनियर सेक्शन या इंटरमीडिएट में है, वो आने वाले समय में शिक्षा के महत्व को समझेगा। सारा फोकस बाबा साहब ने शिक्षा पे ही दिया था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो कि यहाँ शायद हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा रहता तो 10-10, 15-15 साल के गैप हो जाते हैं, सिविल सर्विसेज में बच्चे नहीं आ पाते हैं। वो बच्चे एक कंटिन्यूटी है। जब देश में सिविल सेवाओं की परीक्षा हर साल हो रही है, हर साल हजारों बच्चे आपके तहसील क्षेत्र से और जिले से अपीयर होते हैं, तो उसमें कम से कम ना 100 तो 10, ना 10 तो 5 का सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। IIT, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, रेफरेंसेस के लिए PhD और जो लोग रिसर्च करते हैं उनको रिसर्च बुक्स की तरफ जाना चाहिए। जरूर इतिहास का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, जिसका अध्ययन करके बाबा साहब ने स्लेवरी जो अमेरिका में थी कैसे खत्म हुई, मार्टिन लूथर किंग और दूसरे कैसे समाज सुधारकों ने सत्यशोधक समाज में कैसे उन बुक्स में 3 चीजों का उल्लेख किया गया, वो सारी चीजें उन्होंने अपने जीवन में उतारी और ये माना कि जीवन का जो मध्यम मार्ग है उसमें जो भी परिवार अतिवादिता से दूर हटकर अपना विकास करना चाहे, उस मध्यम मार्ग में वो अपना और परिवार का विकास कर सकता है। सीमित साधनों में भी वो एक आदर्श और एक संजीवित परिवार की संरचना कर सकता है। और बच्चों की गुणवत्ता के उन्होंने कहा कि आप उत्सव या अन्य किसी तरह का ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको ऋण लेकर कोई काम करना है उसे बिल्कुल न करें, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए यदि आपको कुछ भी करना पड़े तो हर गार्जियन का दायित्व है कि बेटर एजुकेशन देने के लिए ऋण भी लेना पड़े उसको ले और बच्चों को एजुकेशन दे। अपने उत्तरदायित्व का बोध बच्चे को भी होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात एक बच्ची ने उठाई थी कि उसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध होना चाहिए, उसे जब तक गार्जियन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेगा तो बच्चा जो परिवार में रहता नहीं सीख सकता है। वही बच्चा जब खुद एक पेरेंट्स बनता है तो उनमें वो उसको डालने की कोशिश करता है। इस तरह से जब हम सभी मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर सकेंगे। उनके डिग्रीज, उनके जन्म से लेकर और शिक्षा के और विदेश जाने आने के बाद बड़ौदा नरेश के यहाँ सेवा करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें इतिहास में भारत सरकार ने ही मोर देन 35 वॉल्यूम्स अम्बेडकर एक वांग्मय करके उन्होंने पहले वॉल्यूमिनस बुक्स छापी हैं। शोध करने वाले, पढ़ने वाले जो टॉपिक चाहते हैं देखते हैं कि एक एक टॉपिक्स पर 3-3 मिनट पार्लियामेंट में बहस हुई। उस बहस का कोई फायदा संविधान में जब डाला गया तो उस बहस का फायदा क्या होना चाहिए कि देश की आम जनता, आम जनमानस, आम व्यक्ति उसका लाभ उठा सके और अधिकार के साथ उसे हासिल करने के लिए वो अपना क्लेम दावा कर सके कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ये चीज मिलनी चाहिए। वो सारी चीजें आपके समानता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में है, उसके साथ आपके नियोजन के अधिकार में है, लेकिन साथ में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में कहा कि देश की गरिमा के लिए, देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए, देश को सेवा देने के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। और वहां पर किसी तरह की यदि ऐसी स्थिति आती है, कहीं भी देश के गौरव की बात आती है तो राष्ट्र का गौरव ही सबसे ऊपर है। आप अपने गौरव के साथ, अपने उत्थान के साथ समाज का भी उत्थान करने के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं और जब इतना कर लेंगे तो परकोलेट होकर नेशनल डेवलपमेंट के होराइजन पर जाएगा और राष्ट्र की पहचान में आपकी भी अहम भूमिका होगी। हर व्यक्ति राष्ट्र का है, हर व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के लिए है। हमें अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, सोशल इंक्लूजन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए काम करने की कोशिश करना चाहिए। वो तभी संभव है जब गुणात्मक शिक्षा की ओर हम ध्यान दें। मात्र विद्यालयों के नाम पर जाने के बाद इससे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा स्कूल से आता है तो गार्जियन उसको देखे और उसकी कमियों को, कहाँ गैप्स हैं, उसको पूरा करें। आजकल आप देखिए कि जो भी आप एंड्रॉइड फोन्स हैं उसमें हर सिलेक्टेड PCS, PCI लड़की लड़के जो भी टॉप कर रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, हर फील्ड में उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। हर गार्जियन जो भी नहीं भी पढ़ा लिखा है वो सुन सकता है कि अमुक लड़की कैसे डिप्टी कलेक्टर हुई, कैसे DSP हुई, कैसे IPS हुई, कैसे डॉक्टर हुई। वो अपने बच्चे में बात भर सकता है, वो देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, उस बच्चे के माँ बाप ने क्या किया।
तमाम ऐसे संसाधनहीन बच्चे हैं जो IAS IPS में मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनको अपने पर कॉन्फिडेंस है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए ये कोचिंग सेंटर से क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, वो सिर्फ यही करते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो कंपटीशन का करिकुलम है, उसके बीच कहाँ गैप है वो कोचिंग सेंटर्स भरते हैं। मैं खुद ही एडवाइजर हूँ लखनऊ के 2 कोचिंग सेंटर्स में, मैं खुद ही पैनल एक्सपर्ट हूँ, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेता हूँ। हमने 32 साल तक IPS सेवा दिया है देश को। छोटे ब्रदर मेरे IAS ऑफिसर हैं। मेरा बेटा अभी देखिए सिविल सर्विसेज में पिछले साल पहली बार में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में IAS में हुआ। मेरी बेटी ने LLM किया नालसा हैदराबाद से और पहली बार में PCSJ हुई। तो वो फोकस करके हम मेहनत करते हैं और देखते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कौन सा विंग कमजोर है, तो निश्चित रूप से वो पूरा हो जाएगा। कभी आप बच्चे के अंदर हीनता का बोध ना होने दो, मेरा बच्चा कमजोर है, मेरे बच्चे को तो अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे बच्चे का रुझान पढ़ने में नहीं है, मेरा बच्चा तो ज्यादा खेलने में नहीं है, मेरा बच्चा ज्यादा एंड्रॉइड फोन रात में देर तक देखता है। अरे क्यों देखता है? क्यों खेल के तरफ रुझान है? आप उसके लिए उसको कहिए कि कैसे वो एक अच्छा बच्चा बन सकता है और कैसे आपका संबल बन सकता है। हर माँ बाप का यही देव होता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने और कुशल बने और वो अपना तो मार्ग प्रशस्त करे, हमारे लिए भी बुढ़ापे में हमारा संबल बने, और जब वो संबल बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो देश के लिए भी और समाज के लिए भी एक स्ट्रांग हैंड होगा। जब ये बारीकियां रोज आप देखेंगे 365 दिन, तब आप बच्चे को शेप अप कर सकते हैं। तो सारी बाबा साहब की जो नसीहत है वो एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र के लिए तैयार करना है। वो परिवार से तैयार होता हुआ, समाज से गुजरता हुआ राष्ट्र तक पहुंचेगा। फिर जब राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो जाएगा तो उसी तरह से वो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी पहचान बनाएगा। वो चाहे यूएनओ हो, वो चाहे इंटरपोल हो, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की संस्थाएं हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी बड़ी संस्थाओं में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। अभी अमेरिका में देखिए चुनाव हुआ, इंडियन ओरिजिन के कैबिनेट मिनिस्टर्स और ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं दे आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो जो ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी हरविंद खुराना ने जो जेनेटिक्स का थ्योरी दिया था इंडियन ओरिजिन, तो ये महसूस किया देश के कितना बड़ा विद्वान जो है विदेश में चला गया, हमें इसको रोकना चाहिए। उस समय की मोदी सरकार ने ब्रेन ड्रेन पॉलिसी लाई, लेकिन नहीं, आज भी संसाधनों का अट्रैक्शन, पे पैक्स और सुविधाओं का लोग देश से बाहर जाकर और तमाम मुकाम हासिल कर रहे हैं। उन्हें यदि हम यहाँ पर वो समाहित होंगे और वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जनरेशंस को वो एक मैसेज भी देंगे, उससे लाभ भी होगा। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हमारी वाली पीढ़ी को तैयार करें, उसमें जो भी हम योगदान देंगे वो हमारा कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के लिए होगा। यही बाबा साहब का संदेश था कि कैसे इंपावर करें। और उसमें मैंने देखा कि जैसे कहा कि फ्रेलिटी द नेम इज ह्यूमन, उसको उन्होंने नकारा कि दुर्बलता तुम्हारा ही नाम स्त्री है, उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, दुर्बलता से किसी एक जेंडर को आप नहीं कह सकते। महिलाओं के प्रति जेंडर की भावना आप पहले से ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे तो हम उत्साहित हो जाएंगे। आज देखिए कितना सफल एक प्रयास रहा कि इन बच्चों को जो कभी डिबेट में भाग नहीं लिया, कभी स्पीकर नहीं रहे होंगे, सिर्फ टीवी पर सुनते रहे होंगे, उन बच्चों ने प्रयास किया और मैं समझता हूं कि वो प्रयास सराहनीय है और बहुत उत्साहजनक है। यही बच्चे 4 बार इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो एक अच्छे डिबेटर बन सकते हैं। और आज चाहे लॉ की पढ़ाई है, चाहे हिस्ट्री की पढ़ाई है, रिसर्च की पढ़ाई है, हर यूनिवर्सिटी में 70% रिटन टेस्ट होता है, 30% यही डिबेट्स होते हैं और परफॉर्मेंस देखते हैं, सीवी देखते हैं कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर क्या परफॉर्मेंस है। विदेशों में डिग्री के लिए जो एडमिशन होता है उसमें सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। हर बच्चा हर ग्रेजुएट कोर्स पे जो बाहर जाना चाहता है 10-10 पेज की सीवी तैयार करता है। इसके लिए हम आप गाइड के रूप में उनको गाइड कर सकते हैं और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत आवश्यक है और ये जागरूकता की एक मैं समझता हूँ पहल है। इस तरह के कार्यक्रम निरंतर चलते रहने चाहिए। हर ऐसे अवसर पर जहां पर समाज को मोटिवेट करने का एक प्रसंग आ सके, एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके, हमें देना चाहिए। उसके लिए हम अपने भले संसाधनों में कटौती कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक जो कोऑपरेशन है, थ्योरी ऑफ कोऑपरेशन के तहत, समरसता के तहत और बेटर नेबरहुड के तहत बेटर विलेज और बेटर सोसाइटी के लिए हमें काम करना चाहिए। और इस प्रकार से हम प्रयास करके बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं और हमेशा जीवंतता प्रदान कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्साहवर्धन के लिए, प्रेरणा के लिए और आज के इस मौके पर ये सभी आपके समागम के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। विशेष करके आयोजक भाई विद्यानंद जी
और उनकी टीम इसके साथ बात की पात्र है कि आपने दूरस्थ अंचलों से भी लोगों को बुलाया और खास करके हमारे जजेस ऑफ जस्टिस थ्रू द मीडियम ऑफ दिस डिबेट. I extend my thanks and congratulate. Again, I thank and wish Mr. Vidyanand should arise so many such functions which can be a yardstick, a path, एक रोड, एक आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, आपके अंदर ऊर्जा और प्रेरणा देगा. हम लोग सभी का कवच कहते हैं कि you can make a horse to the brain, you can make a horse to the brain, but you cannot make it to drink. आप घोड़े को नदी के किनारे तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते. बात इसकी है कि आपके अंदर जिज्ञासा है, प्यास है, आपके अंदर कुछ जानने की ललक है, आपके अंदर कुछ सीखने की एक ऐसी उत्कंठा और उत्सुकता है, तो निश्चित रूप से इन आयामों से, इन कार्यक्रमों से आप सीख खुद भी लेंगे, अपने सगे संबंधियों उन लोगों को भी बताएंगे जो शामिल नहीं हो सके हैं, लेकिन जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए बहुत कुछ है, और जिनके पास साधन है वो उदात्तचित होकर ऐसे चीजों के लिए आगे भी नहीं आना चाहिए. आप देखिए कि जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, लखनऊ, बॉम्बे, दिल्ली, जितनी बड़ी संस्थाएं IIT की, मेडिकल्स की, सब डोनेटेड हैं. बड़े बड़े स्टूडेंट्स, बड़े जमींदार और बड़े बड़े राज साहब लोगों ने, जिनको ब्रिटिशर्स ने खिताब देकर आगे किया, और जहां शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं खोली. लेकिन उनका महत्व तभी है जब ये बच्चे उन शिक्षण संस्थाओं में जाएं. खास करके मेरा फोकस इस बात पर है कि रूरल एरिया के ये बच्चे उन स्तरों पर पहुंच जाएं, तो ये विभेद जो दिखता है कि रूरल और अर्बन एरिया में जो विभेद है वो मिटना चाहिए, और ये रूरल एरिया के इन बच्चों को अपना एक कीर्तिमान ऐसा स्थापित करना चाहिए कि कोई उनको एक डिस्टिंग्विश करके डिस्करेज न करे कि आप रूरल एरिया के, यार तुम तो जो पूर्वांचल के हो, पूर्विया हो, आप चले जाइए. करीब 20 जिलों में मैं SP सिटी और SP रहा, पश्चिम के 15 जिलों में, आप सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, जो बिल्कुल दिल्ली से लगे हुए जिले हैं, जो NCR में आते हैं, तो वहां यदि आप देवरिया के हैं, यदि आप बलिया और आजमगढ़ के हैं, तो पूर्विया कहने के कल्चर है, और कहने में उनको झिझक भी नहीं लगता है. कहने के लिए वो कहते हैं कि दे आर हाईली एजुकेटेड, दे आर टेक्नोक्रेट्स, बट इफ दे हैव टू प्रोनाउंस एनीथिंग दे विल इमीडिएटली गिव दिस एडजेक्टिव टू यू, एनीबॉडी. तो दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हम लोग उन क्षेत्रों में यहाँ पर मतलब कि इधर की का प्रतिनिधित्व तो वो बहुत कम है. प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से हम लोगों ने जानने की कोशिश भी की, और लोगों को एक मोटिवेट करने की और एक नेशनल फीलिंग, एक इंक्लूजन पैदा करने की कोशिश की कि क्या पूरब और क्या पश्चिम, अब क्या 200 एकड़ का जोतने वाला और क्या जो है बिना किसी संसाधन के, सभी को समानता के प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका बेहतर उपयोग करना चाहिए, और करके समाज की मुख्य धारा में अपनी शिक्षा के माध्यम से अपना एक स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए. जब यहाँ आपका स्थान बन जाएगा, ऑटोमेटिक उस परिवार का उत्थान हो जाएगा. फिर उस बच्चे के माध्यम से वो पेरेंट्स जाने जाते हैं. आप देखिए टीचर्स गार्जियन पेरेंट्स मीटिंग जो है क्या है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग में बच्चे के साथ पेरेंट्स जाते हैं, और उसके बाद से बच्चे के परफॉर्मेंस के साथ पेरेंट्स का भी देखते हैं. तो आप अपने को एम्पावर करेंगे. जो महिला सशक्तिकरण है उसका यही संदेश है कि आप अपने को सशक्त करो, बच्चों को सशक्त करो, और किसी भी व्यवधान को, बाबा साहब ने कहा कि वी विल हिंडर द हिंड्रेंसेस, जो भी बाधा आएगी उसको दूर करने का ही काम समाज का है, और वही काम दूर करने का काम राष्ट्र का है, वही गवर्नेंस का है, वही व्यवस्थाएं, उसी के प्रोजेक्ट, उसी के पैकेजेस हर जगह जो है परिचालित हैं, उसे सही से क्रियान्वयन हो. यही स्थानीय स्तर के अधिकारियों का काम है, यही जनप्रतिनिधियों का काम है, यही सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है. अधिक से अधिक NGOs को फील्ड में आना चाहिए, NGOs को समय को पहचान करके काम करना चाहिए, और उन NGOs को इंटरनेशनल NGO से कंपेयर करना चाहिए कि हम कितना लोगों को अप्लाई कर सके, कितना एम्पावर कर सके, कितना उनको प्रोग्रेस कर सके, कितना एजुकेट कर सके, किस फील्ड में काम कर सके. आजकल जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इतना आवश्यक है कि हर बच्चे को कंप्यूटर आना